धौलपुर जिले में अगर आप नए साल मनाने के जोश में हुड़दंग करते पाए गए तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। ऐसे लोगों पर पुलिस की रहेगी सख्त नजर। नववर्ष 2025 के प्रारंभ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने जिले में पुलिस बल को मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया है। आमजन न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुलिस का उद्देश्य है कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी आमजन से अपील है कि एडवाइजरी का पालन करें। इन जगहों पर रहेगी पुलिस की पैनी निगाह। ड्रिंक एंड ड्राइव और रश ड्राइविंग पर नजर रखी जाएगी। अब है कमांड सेंटर एवं इंटरसेप्टर के माध्यम से की जाएगी कार्यवाही। सभी थानों एवं चौकियों के पुलिस बल सहित अतिरिक्त जब्ता सड़कों पर रहेगा, व्यवस्था संभालेगा। साथ ही सघन चेकिंग भी की जाएगी। 31 दिसंबर की रात में होटलों, ढाबों समेत अन्य मनोरंजन जगहों के बाहर पुलिस दस्ते मुस्तैद रहेंगे। क्षेत्र में फिक्स पिकेट्स पर तैनात रहेगी पुलिस। मोबाइल पुलिस टीम भ्रमण कर रहेगी। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर शीघ्र कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषक व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, घाटों पर विशेष सतर्कता के लिए अपील की गई है। पुलिस नशा करने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही। आपराधिक गतिविधियों एवं शिकायत संबंधी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9530111842 व 9530411843 पर डायल 100-112 ये संबंधित पुलिस थाने में दे सकते हैं। भावना हाउसिंग ग्रुप के एमडी भगत सिंह बघेल बिल्डर द्वारा कैलाशपुरी स्थित भावना टावर की बिल्डिंग और आवागमन के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण और उसके द्वारा बीती रात गोली मारने की दी गई धमकी के बाद दहशत में आए भावना टावर निवासियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के सामने साझा की। भावना टावर वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात बिल्डर द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई थी। सोसाइटी के आवागमन के मुख्य मार्ग के रास्ते की गंदगी को हटाने के लिए निजी खर्चे पर सोसाइटी की और बुलडोजर मंगवाया गया था। जब ये बात बिल्डर भगत सिंह बघेल को पता चली तो उन्होंने स्वयं अपने गुर्गों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सोसाइटी के सचिव चौधरी योगराज सिंह ने बताया कि बिल्डर द्वारा आवागमन के मुख्य मार्ग सहित कई प्रकार के अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसकी शिकायत पिछले दिनों जब की गई तब बड़े प्रयासों से प्रशासन द्वारा बिल्डर को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया, जिसकी समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोसाइटी में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से नाली का निर्माण, सीवर का प्लांट एवं सोसाइटी के अनुमति के बिना अवैध गैस सिलेंडर का गोदाम और स्वीकृति मानचित्र में बेसमेंट निर्माण का प्राविधान नहीं किया गया है, जबकि बिल्डर द्वारा बेसमेंट में होटल संचालित किया जा रहा है। मानचित्र में दर्शाए गए एक मार्ग को तो बिल्डर ने बंद करके अपना होटल बना लिया है। इस दौरान विद्या वर्मा, मोनिका तिवारी, सविता व्यास सहित सोसाइटी के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही न्याय न मिलने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें अपार्टमेंट के महिला पुरुष बिल्डर के गोली मारने की धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कल ये जो घटना हुई थी कि जो रोड बनाने के लिए जो जेसीबी आई हुई थी एक्स्ट्रा करने लेवलिंग के लिए, तो उसी के बाद वो अपना जेसीबी अपना काम कर रही थी, तो होटल वालों ने सूचना दी होगी, जो भगत बघेल हैं जो यहाँ के बिल्डर हैं, तो उनको जो सूचना के बाद वो आए। फिर उन्होंने जो महिलाएं और बिल्डिंग के सारे ही लोग यहाँ पे नीचे ही थे पहले से, फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार और गालियां देना शुरू कर दी, गोलियों की धमकी दी और ये सारे झगड़े उन्होंने किए। और हम लोगों ने 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुलाया। सिकंदरा एसओचओ की गाड़ी भी आई थी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे। अभी तक लिखित में नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार कार्यवाहियां चल रही हैं। पिछले महीने ही आवास विकास की तरफ से जो हमने अन्य अधिकारियों को जो पत्र दिया था, तो पिछले 19 नवंबर को हमारे लिए पत्र आया था यहाँ पे इसको बिल्डिंग को या तो अवैध निर्माण किया है इसको तोड़ने के लिए और साथ या इसको सील बंद करने के लिए, पर उस पर भी फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि 10 के 10 अभी भी ये मामला पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बिल्डिंग सील हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्डिंग नहीं, जो इन्होंने अवैध जो किए हैं, गैस का गोदाम बना रखा है, बिल्डिंग नहीं, जो गैस का गोदाम बना करके रखा हुआ है इन्होंने, इसको सील करने के लिए नोटिस आया हुआ था। ये लेटर भी है हमारे पास जो आया हुआ था। हम लोगों की बिल्डर क्या
पहली बार धमकी दिया गया इससे पहले? नहीं, कई बार ये आप समझ लीजिए, अभी 3-4 महीने से तो लगातार 8-10 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। दमन टाइप के है? जी बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे, जब यहाँ से इतनी तरह से गाली गलौज मारने की लोगों को धमकियां दे रहे हैं तो वही दबंगी है एक तरीके से। अगर आपको मांगे नहीं मानी जाती है तो आप आगे क्या रणनीति? आगे प्रशासन में हमारी रणनीति यही है कि हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 2 महीने डाली थी हमने, और हम आगे प्रशासन और शासन तक ये शिकायतों को लेकर के आगे जाएंगे। ठीक है। 105 दो फ्लैट है यहाँ पर, नीचे में एक दुकान है। इतना करप्शन फैला के रखा है। रोड 18 साल से नहीं बनी है। नीचे होटल के सारे इन्होंने सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इनलीगल स्टेयर्स लगाई हुई है जिसमें ताला लगाया हुआ है। हम लोग अंदर कैंपस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा एक दरवाजा यहाँ था, ये इन्होंने बंद करके रखा हुआ है और जान से मार देंगे। कल की घटना जो है उसने जान से मारने की धमकी दी है, बिल्डिंग वालों को गोली से मारने की दी है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए और पूरी अपनी रक्षा चाहिए। और जो ये भगत सिंह बघेल है, सांसद हैं, ये बघेल जो है बिल्डर है, उन्होंने हमको दी है। और गुंडा तत्व जो आएगा वो हमेशा ऊपर छत पे खड़ा रहता है, ना हम लोग निकल सकते हैं ना हम लोग बैठ सकते हैं। नेता नगरी किसी हाथ है इसके ऊपर? किसी नेताओं का हाथ होगा तभी तो ये इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये करप्शन सारा खत्म होना चाहिए। हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए बुलाई है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने धमकी दी है। वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर यहाँ का और कोई उसका यहाँ पे ये होटल है। किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं इसको हटा दे। ये हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो सीवर वीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में सब बदबू जाती है। शिकायत आपने किसके विभाग में की? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है ना, फायर सभी विभाग में कॉपियां गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कितना समय बाद होने के बाद आज आपको याद आई, क्या कारण? ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था। हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है, कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीजें उसको लिए मना करता है। जो बिल्डर जो आए थे आप जी? बिल्डर्स का हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके साथ बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे। उन्होंने सबने गालियां बकी और ये बिल्डर ने होटल का जीएम वगैरह, होटल का जीएम था और सब गालियां बक रहे थे। मेरा नाम मोनिका तिवारी है, मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ और मैं यहाँ 16-17 साल से रह रही हूँ और मैं 16-17 साल से यही देख रही हूँ। कभी भी हम बघेल साहब को कोई बात कहते हैं तो वो हमारे हमेशा अपोजिट ही बात करते हैं। अच्छा, कल क्या घटना हुई? कल ये हुआ कि वो आया था सड़क इक्वल कराने के लिए, नगर निगम से आए थे, तो कुछ नहीं, सड़क की सफाई हो रही थी तो आ गए, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको गोली मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। तो ये बात करने का कोई तरीका तो नहीं है ना। आपकी सोसाइटी के लिए कौन सा मेन रास्ता है? हमारी सोसाइटी के लिए एक ये मेन रास्ता है और जो कि ये एक सामने था जो उन्होंने बंद कर रखा हुआ है, तो एक ही है अभी एक ही है। हमको बहुत उस रास्ते से आने जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने भी काफी यहाँ पे मतलब लगाया हुआ है, कभी सीवर का लगाया हुआ है या अपने कभी सिलेंडर का लगा जाता है, कभी कुछ कर जाते हैं, ऐसे करते हैं। और हम लोग इतने परेशान है 15-16 साल से, क्योंकि पहले हमारे बच्चे छोटे थे तो हम डरते थे, स्कूल जाते थे बच्चे तो हम सोचते थे क्या बराबर इनसे बात करें, हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, भूकंप आया, एक ही रास्ता था यहाँ पे, हम सब एक के ऊपर एक गिर रहे हैं और हम कैसे उस रास्ते से निकले हैं ये हम जानते हैं। मतलब जब से बिल्डिंग बनी है कच्चा ही है? बिल्कुल, कोई हमारे को सुविधा नहीं है। ये सामने रास्ता है, निर्माण करा के बंद किया गया, कुछ नहीं, वैसे ही बंद करा हुआ है।
और रास्ता नहीं खोलते, कहते हैं कि आपका यही रास्ता, यही ऐसे। कभी आपने इतनी बिल्डिंग्स देखी हैं, कभी आपने देखा है कि बिल्डिंग का एक रास्ता होता है? फायर वालों ने इनको एनओसी भी दे दी, एक ही रास्ता है, एक ही और बीच में पार्क बनाया जाएगा, आपके बच्चे खेलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बीच में तो शॉप्स बना दी, दुकानें बना दी। हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? और हमको धमकी दी जाती है। कल तो हमें गोली की धमकी दे गया है, तो बताओ क्या गोली खा के मरेंगे क्या हम तो बाहर धरना देंगे। पुलिस पे भी गए हैं, सब जगह गए हैं, आपको बताया ये ना। कल हमने वो भी बुलाया है 112 पे। आप बताइए क्या करें? हम तो बाहर धरना देंगे अब होटल के पास। एक निवासी हूँ गाड़ी बाकी लोगों की तरह, और ये लगातार हम लोगों की मीटिंग ये लोग हमारी सोसाइटी के लोग ले रहे हैं, उसमें ये चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की मांगों का बाकायदा आवास विकास ने भी पत्र देकर इसे माना है। एक तरह से उन्होंने इसे कंफर्म कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं कि जो अवैध हमारे को रोका हुआ है, उन्होंने भी पत्र देकर उसकी कॉपी हमको दी थी आवास में। उसमें इन्होंने मानव साधन का अवैध नहीं, हमारे जो यहाँ इन्होंने रोका हुआ है, हमारा जो क्या वो सारा अवैध है? आप इन्होंने दरवाजे तो इसलिए बुलाई है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया, और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने धमकी दी। वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी? हाँ भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर और कोई उसका यहाँ पे ये होटल है, किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं, इसको हटा दे। ये एक हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो ये सीवर वीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है, वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में सब बदबू जाती है। शिकायत आपने किसके विभाग में की? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है? फायर को की है ना, फायर ने सभी विभाग में कॉपियां गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कितना समय बाद होने के बाद आज आपको याद आई, क्या कारण? ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है, कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीजें उसको लिए मना करता है। जो बिल्डर जो आए थे आप? है जी? हाँ, बिल्डर्स का हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके साथ बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे, उन्होंने सबने गालियां बकी, और ये बिल्डर ने होटल का जीएम वगैरह होटल का जीएम था, और सब गालियां बक रहे थे। और यहाँ अवैध बारे में जो है, एक हमारा दरवाजा घेर लिया है, इन्हें बंद कर दिया है, 20 साल से बंद है। और एक पार्किंग घेर ली हमारी, 40 फ्लैटों की पार्किंग 10 की रंदी है, 20 की रंदी है, मतलब आधी घेर ली, उसने सेल कर दी है वो। और वो अलीगढ़ का आदमी है, उसने लिया है वो पार्किंग में। और एक तो जो 2 हो गए था, एक हमारा पानी का टैंक लगा दिया बाहर सीवर का, 3 हो गए। एक रास्ता हमारी पे ब्लॉक कर दिया पूरा, बोर्ड लगाना, अपना एडवर्टाइज का सारी चीज लगाना, अपनी गाड़ी खड़ी करना, मतलब दबंगा ही करता है पूरी तरीके। भगत सिंह ऐसा नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बिल्डर है। 10-20 बिल्डिंग चल रही है आगरा के अंदर, हजारों करोड़ का आदमी है, और हर आदमी को धौंस देता है कि कोई आके तो देखो मेरे सामने। एक ऐसे हम व्यक्ति हैं, उससे हम लड़ रहे हैं। हमने पुलिस चौकी में FIR करी उसके खिलाफ, तो चौकी वालों ने अपनी तरफ से बंद कर दिया कि कोई क्लोज हो गया मामला, कोई कुछ झगड़ा नहीं है। ये कब से चल रहा है मामला? कितने साल हो गए? ये चल रहा था 10 साल तो लगभग है, 10 साल से चल रहा है। क्या बिल्डरों में कोई राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट? हाँ, राजनीति की धौंस देता है मुझे। मेरे राजनाथ से संबंध है, मेरे योगी से संबंध है, तुम्हारा 4 है राजकुमार 4, वो मेरा मित्र है, बाबूलाल मेरे मित्र हैं, चौधरी साहब आप प्रमुख हैं, आप क्या करोगे मेरे? ऐसी चीजों को बोलता है, ऐसी बात कर। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को? हाँ की है, मैंने आवास विकास में की है, डीएम साहब को की है, और कप्तान साहब को की है, और थाने भी की है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।
डीएम साहब के यहाँ सुनवाई भई, वो बराबर मुझे पूछते हैं कुछ सुनवाई चल रही है आपकी, नहीं है बस, और कोई नहीं पूछता। अब हाँ, नए वाले डीएम। अब आपका आखिरी कदम क्या होगा? आखिरी कदम जो होगा, नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, जाएंगे अपना धरना देंगे, धरना देंगे। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा धौलपुर के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मवीर गुर्जर के जन्मदिन पर जिले के सामान्य चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान महासभा के प्रदेश महामंत्री सत्यवान सिंह बैंसला ने कहा कि हर एक युवा को रक्तदान करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी समाज सेवा है, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होता है। आज जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टियों में फिजूली खर्चे करने की वजह संसार में पुनीत कार्य करके हम इंसान के काम आए। इस दौरान जिला अध्यक्ष एडवोकेट ओमवीर सिंह ने कहा कि हर एक आदमी को साल में कम से कम 2 बार ब्लड देना चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रह सके और ऐसा करने से वह व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकता है। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष जितेंद्र गोठिया ने 1 यूनिट ब्लड देकर कहा कि गुर्जर समाज हमेशा से ही त्याग एवं बलिदान के नाम से जाना जाता है, इसीलिए मानव सेवा ही सबसे सर्वोपरि होती है। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी अतुवीर सिंह गुर्जर ने ब्लड डोनेट किया। रक्तदान शिविर के दौरान 62 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर कृष्णा गुरैया, सचिन हर्षाना, रॉबिन पंडित, फोलू गुर्जर, संदीप पहाड़िया, राहुल हर्षाना, शैलू कंसाना, सौरभ लोहिया, सैलू घुरैया, सचिन राजू, राकेश शुभम शर्मा, शैलेंद्र सिंह, जयंत शर्मा, आशुतोष शर्मा, विजय जाट, अभिषेक चौधरी, अरविंद, अभय परमार, हर्ष सिकरवार, कुणाल कुशवाहा, सोनू मिश्रा, कृष्णा, सचिन, अचल, गौरव, रामब्रज, मानवेंद्र, कुणाल जाट, विवेक जाट आदि लोग उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। अगर अखिलेश ने मां का दूध पिया है तो खुद इस्तीफा देकर दिखाए। साथ ही 5000 से कम वोटों से जीतने वाले अपने सांसदों से भी इस्तीफा दिलवाएं, फिर चुनाव लड़ें और साबित करें कि सर्टिफिकेट वाला सांसद कौन है। ये बयान अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्रुखाबाद के सांसद सर्टिफिकेट देकर बनाए गए हैं। इस बयान के बाद बीजेपी और सपा के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। फर्रुखाबाद क्षेत्र में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और अखिलेश यादव से स्पष्ट जवाब मांगा है। वहाँ 2629 वोट से वो भी चुनाव जीते हैं। एक जो सभा के रामशंकर राजभर, वहाँ पर हमारे रविंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं। ये 3573 वोट से जीते, ये भी 5000 के नीचे। आनंद भदौरिया ये धौरारा से जीते हैं, 4449 वोट से जीते हैं। ये भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद है क्या? और छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव में आइए, कम से कम 11 लोग जो 500 नीचे से चुनाव जीते, 500 मतों से नीचे चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के 11 लोग हैं। और 11 लोग वो भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद हैं? तो ऐसी बात उन्हें नहीं करना चाहिए। सांसद होता है और इस तरह से लूज टॉकिंग, हमसे सीनियर लीडर वो भी हैं, इस तरह की किसी के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए वो इस तरह की लूज टॉकिंग उन्हें नहीं करना चाहिए। और यदि उनमें हिम्मत है तो अपने वो सांसदों और विधायकों जो 500 से कम जीते हों या 5000 से नीचे जो जीते हों, उनसे इस्तीफा दें। मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। फिर चुनाव में आ जाए आमने सामने, सर्टिफिकेट से कौन सांसद बना तो पता लग जाएगा। झूठ बोल के कौन चुनाव जीता है ये भी पता लग जाएगा। अखिलेश जी स्वयं भी इस्तीफा दें, अपने जो भी 3-4 सांसद उनके 5000 से नीचे जीते हैं उन्हें भी इस्तीफा दिला दें। अम्मा का माँ ने दूध उन्हें पिलाया है तो उनका भी इस्तीफा दिला दें। आमने सामने मैं तैयार हूँ। जिस दिन चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो इस तरह से हम लोगों के खिलाफ में इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। बलिया के सिविल लाइन स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। बीते सोमवार से शिक्षकों ने क्रमिक अनशन शुरू किया था, जो रविवार को अर्धनग्न प्रदर्शन में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ जमकर
नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की जोरदार अपील की। लंबित वेतन के मुद्दे पर शिक्षकों ने पहले कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक से बातचीत की थी। जब कोई समाधान नहीं निकला तो शिक्षकों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद वेतन भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक के असंवेदनशील रवैये के चलते वो प्रदर्शन को और तेज करने पर मजबूर हो गए हैं। रविवार को हुए अर्धनग्न प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। शिक्षकों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि उनकी ये लड़ाई केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की भी है। लंबित वेतन की समस्या के समाधान में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भी शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही हैं। इस मुद्दे पर अब तक प्रशासन की चुप्पी ने शिक्षकों के गुस्से को और भड़का दिया है। शिक्षकों का यह आंदोलन उनकी मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। इस बीच क्षेत्र के अन्य शिक्षकों और संगठनों ने भी उनके इस संघर्ष को अपना समर्थन दिया है। आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है, जिससे प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बलिया में शिक्षकों का ये आंदोलन केवल एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि उनके अधिकारों की लड़ाई है। प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और शिक्षकों को उनका हक मिल सके। मजबूरी है, पिछले 6 महीनों से हम लोग लगातार भूखमरी की कगार पर चले गए हैं। ये महोदय जब आए तो हम लोगों का सबसे पहला काम किए कोई ऑफिस का, तो हम लोगों का वेतन रोकने का काम किए। 179 शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का इन्होंने वेतन रोक दिया। हम लोग लगातार इनसे मिलते रहे, लेकिन ये जो है कोई इनकी सुध नहीं रही। लास्ट में हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में आदेश दिया। आदेश इनको रिसीव कराया तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। इसके बावजूद भी ये हम लोगों का जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल जो है यहाँ वेतन जो है बाकी लोगों का जो है जारी हो गया है, लेकिन हम लोगों का 7वां महीना फिर शुरू हो गया। उसके बावजूद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन हम लोग अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके यहाँ रात दिन 24 घंटे पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मजबूरी में हम लोग आज वस्त्र भी उतार दिए और ये वस्त्र अर्धनग्न अवस्था में अब हम लोगों का धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जो भी चलेगा अब चलेगा। कितने दिनों से वेतन रुका हुआ है? 6 महीना हो गया, अब 7वां महीना शुरू है। जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी से आपकी वार्ता धरने के दौरान कोई? एक दिन आए थे किसी भी तरह, वो भी जो है इधर उधर गोल गोल घुमा करके हम लोगों को चले गए। हमको पत्रावली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कोर्ट ने सीधे सीधे आदेशित किया है कि सिर्फ वेतन भुगतान करना है और इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करना है। इस मामले में केवल और केवल भुगतान करना है। वोट का सम्मान करें। छत्तीस घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। चकिया कोतवाली पुलिस स्क्वाड सर्विलांस की टीम ने किया खुलासा। लमेठा घाट पर कुल्हाड़ी से वार कर राजेश खरवार की गई थी हत्या। पैसे के लेन देन आपसी रंजिश में की गई थी हत्या। मृतक के गांव के 2 आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम। बोधन राम कपिल बहेलिया ने घटना को दिया था अंजाम। दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर बादलपुर गांव के मोड़ पहाड़ी से हुई गिरफ्तारी। 28 तारीख को एक दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेश खरवार की हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। इसमें तत्काल परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त करके 103 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात के खिलाफ। इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। त्वरित 36 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया जा रहा है। इसमें जिन व्यक्तियों द्वारा जो सूचना दी गई थी कि इसकी हत्या की गई है, जिनका नाम बोधन राम है और कपिल, ये लोग साथ में गए थे राजेश के साथ में जो मृतक है। इन व्यक्तियों को पहले से इसके साथ में राजेश के साथ में दोनों की आपसी रंजिश चल रही थी। बोधन राम की बेटी की कुछ दिन बाद शादी थी। इसके द्वारा कुछ पैसे मांगे जा रहे थे और साथ ही में इसका 1 साल पहले कुछ पैसों को लेके इसके साथ राजेश के साथ विवाद हुआ था। दूसरा कपिल जो है, कपिल का भी झगड़ा चल रहा था, जिसमें कपिल का कहना है कि राजेश द्वारा उसकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा था गाँव में, उसके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो इन दोनों ने आपस में पहले प्लानिंग करी कि उसको कैसे मारना है। इन व्यक्तियों द्वारा उसको जंगल में, जहां पे इनकी रोज की जो तरीका था
जंगल में ले जाके जहाँ पे बकरी चराते थे साहब, वहां पे ऊपर ऊंची पहाड़ी में लेके गए रोज की तरह, और वहां पे बोधन द्वारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। दोनों की प्लानिंग थी। इसके बाद में कैसे बचना है उसके लिए इन्होंने फिर एक गलत कहानी गढ़ी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग आए, उनके द्वारा बकरी चुराने का प्रयास किया गया और उनको मार के चले गए। इसमें जब पुलिस द्वारा इनको गहनता से अच्छे से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा घटना को कबूला गया और जो कारण है मृत्यु का उनके द्वारा बताया गया। घटना में जो प्रयुक्त कुल्हाड़ी है वो भी बरामद की गई है और अन्य जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके उसमें एफएसएल में भेजा जा रहा है। क्या इनका कोई पहले का भी आपराधिक इतिहास? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन पुरानी रंजिश चलती आ रही थी जिसके तहत इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। बीते 3 दिन पहले आई तेज आंधी और तूफान के बाद तीसरे दिन भी गांव लोहारी के ग्रामीण लोग मायूस चेहरों के साथ अपने बिखरे हुए सामान को समेटते हुए नजर आए। हालांकि जिन परिवारों का बेहद नुकसान हुआ है और घर से बेघर हो गए हैं, उनको जिला कलेक्ट्रेट के आदेश अनुसार अटल सेवा केंद्र में रहने और खाने की सुविधा कराई गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मजदूर वर्ग ने एक एक दिन का जोड़कर अपने घर को बनाया और संवारा। आज उसी घर से वह बेघर होने को मजबूर हो गया है। प्रकृति के द्वारा मचाए गए इस तांडव, बुजुर्ग भी बोले कि हमने अपने जीवन काल में इस तरह की आंधी कभी नहीं देखी और इस तरह का नुकसान भी कभी गांव में नहीं हुआ। ऐसे में बेहद नुकसान होने के बाद ग्रामीण एक दूसरे को दिलासा देते हुए नजर आए। 4 घर पूरी तरह हुए धराशायी, जड़ से उखड़े पेड़। चंद मिनट की तेज आंधी ने लोहाड़ी के 4 मकानों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, तो वहीं सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए। बिजली के खंभे इत्यादि भी टूट चुके हैं। इस घटना के बाद देखिए क्या बोले ग्रामवासी। टीम वगैरह सब उड़ गई है, बहुत नुकसान हुआ है। कहाँ थी तब आंधी आई थी? तो कहाँ थी? अंदर बाहर थी कि अंदर थी? अंदर थे सब लोग, फिर अचानक से बाहर आए हम, तब देखा तो क्या क्या मंजर रहा? बहुत भयानक था। कौन? लोहारी। क्या नाम है आपका? अंजलि। वो खेती बंजर हो गई और पेड़ पौधे सब टूट गए हैं, टीन वगैरह, और घर गिर गए हैं, तसाट हो गए। तुम्हारे घर में क्या नुकसान हुआ? हमारे घर में टीनें वगैरह गिर गई हैं और एक लड़की की लग गई छोटी सी। कितने बजे की घटना थी? ये शाम 8:58 पे। कभी देखा है पहले ऐसा कभी नहीं देखा है हमने। बहुत कर्रा तूफान आया था और मैं ऐसे 8 बजे की टाइम पे ऐसी तूफान आंधी मैंने पहली बार देखा। मेरी उम्र हो गई 45 साल की, कम से कम यह पहली बार देखा है। इतना भयंकर तूफान मैंने कभी नहीं देखा है। मैं भैंस बांध रहा था और उसी टाइम पे आंधी तूफान जैसे भयंकर आएगा, दीवार, टीन, चादर सब खत्म हो गया। 2 तो भैंस बच गई जगह थोड़ी है और घरवाली के थोड़ी चोट आ गई, सुबह के तो सही हो गई। नहीं तो ये मतलब और कौन कौन था घर में? और मेरे लड़के की बीवी थी और मैं खुद छोटा लड़का था मेरा था। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरी दीवार गिर पड़ी है और आगे से पूरा गेट भैंस के लग गई है थोड़ी सी, और मोटरसाइकिल वगैरह टूट गई है, वो अंदर रखी थी दीवार से तब के नहीं। मेरा ही सर 3 सेट गिर गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान टीन बम हुआ है और दीवार भी गिरी है। और गांव में क्या नुकसान हुआ है? गांव में तो 5-4 मकान धाराशायी हो गए हैं और मरने से भी आदमी बचे हैं। हाँ, और हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे हैं, वो अब भी भर्ती है कछु। तूफान आया था तब कहाँ थे आप? हम अपने घर में थे और अपने किवारों को भी बंद कर लिया था, क्योंकि आंधी और तूफान के ओले भी बहुत तगड़े ज्यादा थे। इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ओले देखे थे आपने? हाँ, हमने देखे हैं ओले, सुबह तक रहे हैं ओले, और सुबह तक भी घुले नहीं है, इतने तगड़े ओले हैं। और खेती में भी कुछ छोड़ा नहीं है वो ओलों से। लाइट वगैरह बिल्कुल लाइट के खंबे फंबे एक भी साया नहीं रहा है, सब टूट के धरती में पड़े हुए हैं। ऐसा मंजर, ऐसा आंधी कभी देखी थी आपने? नहीं साहब, मैंने ऐसी आंधी अपनी जिंदगी में बिल्कुल देखी नहीं है। मेरी उम्र कम से कम 65 साल की होगी, 65 साल की। कभी नहीं देखी ऐसी आंधी? कभी नहीं। तो आंधी जो थी कितने टाइम तक आई थी? आंधी आई है कम से कम 10 मिनट तक, और ज्यादा रही नहीं है। एकदम बबूरा सा उठाया है और उसी ने सब धाराशायी कर दिया है।
बताया जा रहा है गांव के भी कई रास्ते जो थे वो पूरी तरह से चौक हो चुके वो सब पूरे रास्तों में कायदे पेड़ टूट टूट गए, अपने रास्तों में गिरे हैं, तो बिल्कुल जाने जाने का कोई साधन ही नहीं रहा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।